पहला वाला पार्ट नहीं देखा, पहले उसको देख लें फिर इसको देखिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित पत्तनों में से, जो पोर्ट होते हैं, में से कौन सा एक स्वेज नहर का सबसे दक्षिणी पत्तन है। चूंकि वर्तमान में स्वेज नहर काफ़ी चर्चा में रहा, तो इस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। तो इसमें देखें चारों ऑप्शन आप देखिए, इसमें पूछा है कि सबसे दक्षिणी पत्तन, ठीक है। तो सबसे दक्षिणी पत्तन कौन सा है, तो वो है आपका पोर्ट स्वेज। पोर्ट स्वेज जो है ये दक्षिण में है, जबकि उत्तर में कौन सा होगा, सबसे उत्तर में जो है इसका पोर्ट सईद है, और इनके मध्य में जो है पोर्ट फौद, पोर्ट तौफीक और पोर्ट इस्माइलिया जो है वो स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, खाद्य श्रृंखला में चींटी आती है, किस प्रकार से आती है, तो ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में भी आती है और अपघटक की श्रेणी में। इस प्रकार से डी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक स्रोतों या जो प्राकृतिक सोर्स हैं इससे वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग उत्सर्जित होता है। तो जो आर्द्र भूमियां होती हैं यहाँ से नेचुरल रूप से सबसे अधिक मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। इससे आपका कुल जितना उत्सर्जन होता है उसका 76% जो है वो आर्द्र भूमियों से उत्सर्जित होता है। और मीथेन एक हरितगृह गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, जो कि एक वायु प्रदूषक भी होती है। अगला है 79 नंबर, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं, क्रम से बताना है। तो इसमें आपका ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर है, ठीक है। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, सबसे कम ललितपुर 242 है, फिर सोनभद्र 270 है और हमीरपुर का 275 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, 2 कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में कानपुर नगर की साक्षरता लखनऊ से अधिक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला बलरामपुर है। तो आप दोनों कथन देखिए, दूसरा वाला जो कथन है ये बलरामपुर नहीं बल्कि श्रावस्ती होना चाहिए, तो ठीक है, तो श्रावस्ती है, तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। तो केवल कथन एक सत्य आपका हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश मतलब जो जनगणना 2011 थी, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जो महिला साक्षरता दर रही है कितनी थी, 57.2% थी, ठीक है। और महिला साक्षरता में सर्वाधिक कानपुर में और न्यूनतम आपका श्रावस्ती में। अगला है क्वेश्चन नंबर 81, भारत में स्थित निम्नलिखित झीलों में से कौन सी केरल में स्थित नहीं है। तो चारों आप देखिए, इसमें वेम्बनाड झील केरल में है, पेरियार केरल में है, अष्टमुडी केरल में, कोल्लेरू जो है ये केरल में ही आंध्र प्रदेश में है। तो डी आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे शॉर्ट में सेबी कहते हैं, का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ पे है, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में है, पुणे में नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, दिल्ली में नहीं है। 83 बताएं, निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से कौन सा या से बाल्टिक राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो बाल्टिक राज्यों के अंतर्गत 3 देश आते हैं आपके, लिथुआनिया, लटाविया, इस्टोनिया, ठीक है। तो 2, 3, 4 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्लोवाकिया जो है एक भू आबद्ध देश है। इन चारों को भी आप मैप में देख लीजिएगा एक बार। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर केवल मकर रेखा गुजरती है। दूसरा, ब्राजील से विषुवत एवं मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तीसरा, मध्य अमेरिकी देशों में केवल ग्वाटेमाला से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें देखिए पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, परंतु तीसरा जो है कि मध्य अमेरिकी देशों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यदि आप देखें अमेरिकी देशों से, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से कर्क रेखा जो है केवल मैक्सिको से होकर के गुजरती है, परंतु मध्य अमेरिकी देशों से तो होकर गुजरती ही नहीं है। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा तो सही है। इसमें पूछा है सत्य कथन कौन सा है, तो पहला और दूसरा सही है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश नहीं है। तो आप देखिए जो भूमध्य सागर उसके इर्द गिर्द जो भी देश होंगे वहां पे भूमध्य सागरीय जलवायु होगी मेनली। तो आप इसमें से सबसे पहले देखिए कि कौन सा भूमध्य सागर जो मेडिटेरियन सी है उससे सीमा साझा नहीं करता या उसके तट पर नहीं है। तो देखिए जॉर्डन है, इजराइल है, साइप्रस है, ये सबके सब जो है आपका मेडिटेरियन सी से लगे हुए हैं, जबकि जो अजरबैजान है ये कैस्पियन सी से लगा हुआ है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जॉर्डन, इजराइल, साइप्रस के अलावा तुर्की है, लेबनान है, ये भी भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश हैं।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक एल नीनो का परिणाम नहीं हो सकता। तो 4 परिणाम यहाँ दिए गए हैं, उनको आप देखिए। तो पहला है भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, बिल्कुल इससे होती है, तो ये कारण होता है। दूसरा है समुद्री मछलियों का घट जाना, बिल्कुल होता है, क्योंकि जहां ठंडे की जरूरत थी वहां गर्म हो जाता है, तो इससे पूरा डिसबैलेंस हो जाता है और मछलियां मरने लगती हैं। तीसरा, पेरू के तट पर अनियमित शीतलता हो जाती है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि पेरू के तट पर ऑलरेडी ठंडी जलधारा होती है और इस दशा में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यहाँ पर गर्म जलधारा का प्रभाव हो जाता है। डी, समुद्री जल के वाष्पन अनियमितता होती है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से केवल सी वाला जो है वो इसका कारण नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक पंबन चैनल द्वारा मुख्य भूमि से पृथक होता है। तो जो रामेश्वरम द्वीप है ये पंबन चैनल के द्वारा मुख्य भूमि से पृथक होता है। रामेश्वरम द्वीप है कहां पे, भारत के तमिलनाडु में स्थित है। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्गों में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पाया जाता है, मिजोरम में। अगला है 89, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में जनघनत्व में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। तो आप 4 ऑप्शन देखिए, 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है आप भारत का जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, वर्ष 2001-11 के दौरान ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। तो ये आपकी रही है 12.3%। कितनी रही है, 12.3% रही है, जबकि शहरी वृद्धि दर कितनी रही है, 31.8%, और टोटल कितनी रही है वो है 17.6%। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करिए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई हैं, हमें उपरोक्त उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड ये आपका कब होता है, 8 अप्रैल 1929 को होता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, सितंबर 1928 में, और इन्हीं के द्वारा सैंडर्स की हत्या की जाती है। इन्हीं से जुड़े हुए जो क्रांतिकारी होते हैं उनके द्वारा सैंडर्स की हत्या की जाती है। कब की जाती है, 17 दिसंबर 1928 को। फिर चटगांव आर्मरी रेड जो है ये 18 अप्रैल 1930 को पड़ता है, 18 अप्रैल 1930 को पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है, फिर सैंडर्स की हत्या होगी, फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड होगा, फिर चटगांव आर्मरी रेड होगा, मतलब 2314। तो 2314 कहां पे है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 92 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक रिपोर्ट में पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। पहली बार जो प्राथमिक शिक्षा पर वो है जो W हंटर की रिपोर्ट आती है, हंटर कमीशन, इसमें दिया गया था। जो वुड डिस्पैच रिपोर्ट थी इसमें प्राथमिक शिक्षा पे नहीं बल्कि विश्वविद्यालय शिक्षा पर जोर दिया गया था, जो 1854 में आती है। लॉर्ड रिपन ने सन 1882 में W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था, जिसका उद्देश्य 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा में पहली बार जोर दिया गया था, जबकि वुड डिस्पैच रिपोर्ट में आपका विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर जोर दिया गया था। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक बनाई गई समिति का सदस्य कौन एक नहीं था। इनके द्वारा तहकीकात कमेटी का गठन किया जाता है। तो इसमें इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय करते हैं और इनको लेकर के इसमें 6 सदस्य थे। इसमें मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास शामिल थे, परंतु अब्दुल कलाम आजाद शामिल नहीं थे। डी ऑप्शन सही नहीं है, मतलब डी ऑप्शन इसमें अब्दुल कलाम आजाद इसमें शामिल नहीं थे। तो देखिए, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी और जयकर इसमें शामिल थे। 94 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तथा दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर चुनिए। कथन और कारण वाले प्रश्न हैं ये। सुरेंद्र बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ नेता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को स्वीकार करने के पक्ष में थे, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, सुरेंद्र बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की, बिल्कुल गलत है ये इसका जो है, देखिए कारण तो सही दिया गया परंतु इसकी व्याख्या नहीं है। तो इस प्रकार से कथन और कारण दोनों सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य है। तो बेलूपंथी विद्रोह जो है आपका कहाँ का है, ये केरल का है। कोल विद्रोह झारखंड का है, अहोम आपका असम का है, तेभागा बंगाल का है। तो 2143 आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 95 का डी। 96 देखते हैं, समुद्रगुप्त को मिली उपाधियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। धर्म प्रचार बंधु, कविराज, भारत का नेपोलियन। तो ये तीनों ही उपाधियां इस समुद्रगुप्त की रही हैं, तो अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए,
इलाहाबाद या प्रयागराज स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख है, जबकि विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। और समुद्रगुप्त कवि, संगीतज्ञ एवं विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर चुनिए। कथन और कारण वाले प्रश्न है ये। कथन है, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। कारण, हरे पत्ते वाली सब्जियां फोलिक अम्लों के प्रचुर स्रोत होते हैं जो डीएनए संश्लेषण हेतु आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कथन कारण बिल्कुल सही है और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी करता है। इस प्रकार से 97 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है? तो आप चारों देखिए, इसमें जो क्वाशीयोरकार होता है, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला बच्चों में रोग होता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा जो जीरोफ्थेल्मिया है, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला नेत्र संबंधी रोग होता है। हिमारेजी विटामिन के की कमी से होने वाला रक्त स्त्रावी रोग होता है। निक्टालोपिया, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला सामान्य रतौंधी रोग होता है। आगे चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। रासायनिक नाम दिया गया है, उनके व्यापारिक नाम की बात की गई है, तो बताना है कौन सा बेमेल है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम संगमरमर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है, और कैल्शियम सल्फेट चौक नहीं होता बल्कि कैल्शियम सल्फेट जिप्सम होता है, और चौक का क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस एक को भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा के रूप में जाना जाता है? तो एलएसडी को, जिसका पूरा नाम क्या है? लाइसर्जिक अम्ल डाइथाइलेमाइड, यह एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है और यह लगातार जो कि ड्रग्स को लेकर के जो छापे पड़ रहे थे उसमें लगातार जो ड्रग्स के नाम आ रहे थे उसमें से एक एलएसडी का भी नाम लगातार चर्चा में था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनकी स्थापना के सही कालक्रम अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। देखिए, इंडियन लीग की स्थापना कब होती है? इंडियन लीग की स्थापना 1875 में होती है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में होती है और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1866 में होती है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है 1885 में होती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या स्थापित होगा? सबसे पहले आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अर्थात 2 नंबर, फिर उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होगी 67 में, फिर आपका इंडियन लीग 75 में आता है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 85 में आता है। तो 2314 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो ये मेंटल एवं बाह्य कोर के बीच में, इससे संबंधित कई सारी जो असंबद्धताएं होती हैं उसको एक बार आप देख जरूर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में। हुमायूं तथा अफगानों के मध्य लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम कोड के माध्यम से चयन कीजिए। देखिए, चौसा का युद्ध जो होता है ये 15 मई 1539 में होता है। कन्नौज का युद्ध जो होता है ये मार्च 1540 में होता है, 1540 में। और दोराहा का युद्ध जो होता है 1532 में होता है। तो देखिए, पहले दोराहा का युद्ध होगा, फिर चौसा का युद्ध होगा, फिर आपका कन्नौज का युद्ध होगा। तो दोराहा 3 है, 312। तो देखिए 312 कहां पे है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। भारत में प्रमुख सुधार आंदोलन के रूप में स्थापित ब्रह्म समाज ने निम्नलिखित में से किस एक मत का समर्थन नहीं किया? तो इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया, स्वनिर्देशित कर्म के सिद्धांत का समर्थन किया, परंतु वेदों की मान्यता का समर्थन इनके द्वारा नहीं बल्कि आर्य समाज के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में जो है इसका राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? तो देखिए, परम भागवत की उपाधि जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम को नहीं दी जाती, चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी, तो पहला वाला गलत है। इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, 4 अश्वमेघ प्रवरसेन प्रथम, बिल्कुल सही। तो 2 और 3 सही है आपका, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 106 क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ प्रावधान दिया गया, दूसरी तरफ उससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात जो है नीति सिद्धांत के आर्टिकल 45 में किया गया, सही है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है। कार्य करने हेतु सही और मानवीय स्थिति के बारे में आर्टिकल 42 में है, जबकि कार्य के अधिकार के बारे में आर्टिकल 43 में नहीं बल्कि 41 में दिया गया। किस में दिया गया? 41 में, यहाँ 43 नहीं 41 होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कथन है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, बिल्कुल सही करता है। कारण वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है, तो ये भी कथन पूरी तरीके से सही है और ये कथन की व्याख्या कर रहा है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। देश में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पारित किया गया था? तो यह जो है वर्ष 1993 में पारित किया गया था। 109 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है? गरीबी में वृद्धि? नहीं, गरीबी में से कमी होगी। वित्तीय समावेशन में सुधार होगा। प्रशासनिक भार में वृद्धि? बिल्कुल होगा। बाजार जोखिमों का उत्पन्न होना, ये इसका नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू हो तो इससे मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, जिससे मांग आपूर्ति में असंतुलन उत्पन्न होगा, अर्थात बाजार जोखिम उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। किसको? संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 34 में यह वर्णित है कि सैन्य बलों एवं अर्धसैन्य बलों के मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान संसद द्वारा बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक एवं जैविक घटकों के मध्य संबंध को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं होलोकोइनोसिस। होलोकोइनोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, मोंटेक्स रिकॉर्ड का संबंध आर्द्रभूमि स्थलों से है, बिल्कुल सही है। मोंटेक्स जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये जो मोंटेक्स रिकॉर्ड, इसका रखरखाव रामसर कन्वेंशन सचिवालय द्वारा होता है और मोंटेक्स आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 113, ददरी के पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन बलिया में किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे, 114 पे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। और इसके उत्तर में मेघालय पड़ेगा, जबकि इसके दक्षिण में आप देखें तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भी जो है इसका हिस्सा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, उड़ीसा जो है ये दक्षिण में, मेघालय आपका उत्तर में पड़ेगा। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनसंख्या स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रजनन दर होनी चाहिए कितनी? 2.1 होनी चाहिए। 116 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा एक आकार के अनुसार घटते क्रम में सबसे छोटा है? तो इन चारों में देखिए घटते क्रम में सबसे छोटा पृथ्वी है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद आपका शनि आएगा, फिर वरुण आएगा, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और फिर आपका बुध आएगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार करती है, अर्थात ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार की जाती है, IMF के द्वारा। 118 नंबर देखते हैं, रिजर्व ट्रेंच स्थिति का संबंध प्राय किसके साथ संबंधित है? तो ये IMF के साथ संबंधित है। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए किसी सदस्य के कोटा और IMF की मुद्रा की होल्डिंग्स के मध्य अंतर एक देश की रिजर्व ट्रेंच स्थित होती है। 119 नंबर देखते हैं, निम्न पर विचार कीजिए। देखिए पंजाब का कूका विद्रोह, कृषि एवं वाणिज्य विभाग का गठन, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन, ये सब जो है उपयुक्त घटनाओं का संबंध किस एक जनरल के कार्यकाल से है? तो इनका संबंध लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से लेकर के 1872 तक रहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक बॉक्साइट के संचित भंडार में विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो संचित भंडार में विश्व में प्रथम स्थान गिनी रखता है और उत्पादन में पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया रखता है। 121 नंबर देखते हैं, विश्व में गेहूं की उच्चतम उत्पादकता वाला देश कौन सा है? देखिए उत्पादन में नंबर 1 पे आपका चाइना है, ठीक है, परंतु उत्पादकता प्रोडक्टिविटी के मामले में देखें प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो आयरलैंड की है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से हाइड्रोमीटर के संबंध में सत्य है? देखिए हाइड्रोमीटर जो है ये उत्प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है। इसकी सहायता से वायुमंडल में नमी को मापा जाता है, ये गलत है। देखिए आपका हाइड्रोमीटर हो गया या आपका हाइड्रोमीटर हो गया, इलेक्ट्रोमीटर, ये उत्प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और हाइड्रोमीटर की सहायता से आपेक्षिक घनत्व की गणना की जाती है, जबकि हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में नमी की गणना की जाती है। तो आपका केवल ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, क्रिकेट की बाइबल माने जाने वाले विजडन पत्रिका द्वारा हाल ही में ICC की ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के आधार पर सर्वश्रेष्ठ वनडे एकादश में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यह है कपिल देव। अगला है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है? तो लक्षद्वीप को घोषित किया गया है।
और यह 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृत को मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये सिंगापुर की विरासत है या सिंगापुर का कल्चर है। 126 देखते हैं, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत का पहला जेंडर हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो केरल ने स्थापित करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सिंगापुर के हॉकर संस्कृति को सम्मिलित किया है। सिंगापुर में हॉकर एक जीवित संस्कृत है। सॉरी, गड़बड़ हो गया। ये आपका 125 का व्याख्या थी। 126 का देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महिला विंग जो है एवं केरल सरकार द्वारा हाल ही में भारत के पहले जेंडर हब की स्थापना के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 127 नंबर देखते हैं, हाल ही में एनटीपीसी द्वारा सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना को मार्च 2020 तक प्रारंभ करने का अनुमान व्यक्त किया गया। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना स्थित है किस पे, कहाँ स्थित है? तो ये आपका असम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और ये किस नदी पर है? तो सुबनसिरी नदी पर ही स्थित है। ठीक है, सुबनसिरी के नाम पे ही, नदी के नाम पे ही इसका जो नामकरण सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना कहा जाता है। यह परियोजना मार्च 2001 में प्रारंभ हुई थी। मार्च 2001 में प्रारंभ हुई, सॉरी, इस परियोजना को मार्च 2021 तक अब प्रारंभ किए जाने का अनुमान अभी हाल ही में व्यक्त किया गया है। यहाँ मार्च 2020 नहीं, मार्च 2021 होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपन्यास सगी बहन को वर्ष 2020 के लिए बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया। दूसरा उपन्यास सगी बहन के लेखक स्कॉटलैंड के डगलस स्टुअर्ट हैं। दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही हैं, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? हेमा कोहली बनी है। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के प्रथम पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में किया गया है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में, पराकड़ प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। 131 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से 5 आई संगठन के संबंध में सत्य है? तो देखिए, इस संगठन का निर्माण उइगर लोगों पर चीन के प्रतिबंध पर नजर रखने के लिए किया गया है। इस संगठन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड शामिल हैं। और हाल ही में जापान को इस नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है। 132 देखते हैं, भारत में हाल ही भारत एवं किस राज्य के मध्य चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को पुनः खोलने की घोषणा की गई है? तो ये जो रेल योजना है चिलाहाटी हल्दीबाड़ी, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य की है। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 में 189 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां है, 131 है, जबकि पिछले साल 129 था, मतलब 2 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर 2020 में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी को विश्व में बोली जाने वाली भाषा के रूप में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसे तीसरा स्थान प्राप्त है। पहले पे अंग्रेजी है, दूसरे पे चाइना की मंदारिन है, ठीक है, और तीसरे पे हिंदी है। अगला है 135 नंबर, यहाँ पे एक तरफ लॉ है इसका, दूसरे तरफ राज्य है। देखिए, नाथरा की पाल ये गुजरात में नहीं बल्कि राजस्थान में है। थूर हुंडेर राजस्थान में, पंशीरा बुरू झारखंड में है। तो आपका 2 और 3 सही सुमेलित है, पहला सुमेलित नहीं सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है साजिगी क्या होता है? साजिगी ये इसमें इस तरह क्या होता है कि पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीध में, एक ही रेखा में होती हैं, तो ये दशा होती है। और जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। और पृथ्वी के एक और सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति जब होती है तो ये आपका सूर्य ग्रहण हो जाता है। 137 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने अभिवादन की 4 तस्लीम तथा जमी बोसी के तरीके को अपनाया? तो ये जो तरीका है शाहजहां ने अपनाया था। किसने अपनाया था? शाहजहां ने अपनाया था, जहांगीर का पुत्र शाहजहां ने। 138 देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है बताना। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से सही है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस से सही है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं कनाडा से लिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं सुमेलित है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अमेरिका से बिल्कुल सही है। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद फिस्कल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दिसंबर 2020 में प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है? तो जो बाइडेन, अमेरिका के नवीनतम राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को चुना गया है। तो ए और बी दोनों
ए और बी दोनों हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141, हाल ही में जारी किए गए जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष सत्य है। वर्ष 2020 में भारत का इस सूचकांक में 9वां स्थान है, गलत है। इस सूचकांक में 10वां स्थान है, ठीक है। वर्ष 2019 में इस सूचकांक में भारत का स्थान 10वां था, नहीं 9वां था। तो पिछले बार 9वां था, इस बार एक अंक और बढ़ गया है, 10वां हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दूसरा वो उल्टा दिया गया। अमेरिका 61वें स्थान के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा है, तो ये सही है। तो इसमें कौन सा सही बताना है, तो केवल 3, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर पासक्स अभ्यास का आयोजन किया है, तो ये रूस की नौसेना के साथ मिलकर के किया। इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2020 में भारतीय नौसेना एवं रूसी सेना के मध्य पासक्स अभ्यास का आयोजन पूर्व हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय मूल के व्यक्ति को WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है अनिल सोनी। अगला है 144 नंबर, हर बेटी हर महिला का सम्मान सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हाल ही में की गई, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से इस अभियान की शुरुआत की गई और यह मिशन शक्ति नाम से शुरू किया गया, जो कि राज्य सरकार हर बेटी हर महिला का सम्मान सुनिश्चित करेगी। 145 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला है प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर स्थित नहीं है, तो देखिए प्रयागराज है, मथुरा है, आगरा है, परंतु बरेली नहीं है, ठीक है, बरेली नहीं है। इस पे देखिए कुल कितने जिले हैं, तो देखिए दिल्ली से निकलती है, दिल्ली, यूपी में आप देखें मथुरा है, आगरा है, कानपुर है, प्रयागराज, बनारस, यूपी में 5 जिलों से होकर जाती है, फिर कोलकाता पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के बायोम में सीमित संख्या में वनस्पति उपलब्ध है, तो ये आपका जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं, टुंड्रा प्रदेश, यहाँ पे सीमित संख्या में जलवायु वनस्पति उपलब्ध है। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीतल होने के कारण यहाँ सीमित संख्या में ही वनस्पति उत्पन्न होती हैं या वनस्पति उपलब्ध है। क्वेश्चन 147 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय सुशासन दिवस का किस संबंध में सत्य है, तो पहला यह दिवस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया, तो पहला कथन बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, क्योंकि यह दिवस जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है या मनाया जाता है, और इस वर्ष यह दिवस 25 इस वर्ष के हर वर्ष जो है ये 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इस प्रकार दूसरा वाला कथन तो सही है, परंतु पहला गलत है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की मृदा में लौह तथा एल्युमिनियम की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो लौह की अधिकतम मात्रा आपका लेटराइट मृदा में पाई जाती है। किसमें? लेटराइट मृदा में पाई जाती है। ये मिट्टियां सामान्यतः लौह तथा एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं, जबकि इनमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। 149 देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई शहरों में निम्नलिखित ऑस्ट्रेलियाई शहरों में कौन सा एक पश्चिमी तट पर स्थित है, तो जो पर्थ है ये पश्चिमी तट पर स्थित, बाकी ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न ये सब आपके पूर्वी तट पर हैं। पर्थ पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 150, चालू खाते के घाटे को कम करने में निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक नहीं है, तो देखिए इसमें चालू खाते घाटे में क्या होता है कि किसी देश का जो आयात होता है, जो बाहर सामान खरीदता है वो ज़्यादा खरीदता, बेचता कम है, मतलब उसे अपने पास से पैसे देने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आयात ज़्यादा निर्यात कम होता है। तो इसमें घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे तो फायदा होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देंगे तो भी फायदा होगा, और निर्यात को बढ़ावा देंगे तो भी फायदा होगा, परंतु निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती करने पर निर्यात करना, चीज़ों को बेचना महंगा हो जाएगा, तो ये दिक्कत करेगा, तो ये आपके इसमें सहायक नहीं होती है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे टोटल 75 क्वेश्चन, 75 पहले 75 अब पूरा एक टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।